डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर आप सभी लोगों का आज की क्लास में यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कल के गतांक से आगे पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को हम मौर्य वंश के शासनकाल के बारे में पढ़ा रहे थे कि उसकी शासन पद्धतियाँ किस प्रकार थी, सामाजिक आर्थिक जीवन किस प्रकार से था। अब इसमें हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे कि मौर्य काल के प्रमुख सम्राट कौन कौन से थे। जो हमें विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है, उसमें मौर्य काल के 3 प्रमुख सम्राट थे। पहले नंबर पर चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ये प्रमुख सम्राट थे। दूसरे स्थान पर बिंदुसार और तीसरे स्थान पर अशोक महान का नाम आता है। आज हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि उसके हम जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं है। अनेक किंवदंतियाँ विद्यमान हैं, लेकिन एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे गांव से था जहां पर लोग मोरों का पालन करते थे। वह वीर थे। शायद यह गांव पटना के आसपास पड़ता था और वहां पर इस कारण से इसको एक उपाधि मिली मौर्य की। यह चरवाहे के घर पर पला था, वहाँ पर उसका लालन पालन हुआ था और यह जब बच्चों के साथ खेलता था तो यह हमेशा राजा बनता था। यह तीव्र बुद्धि का था, जिस पर उसी समय एक विद्वान की नज़र पड़ी जिसका नाम चाणक्य था और इसने इसको अपने साथ ले लिया। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी न होने के कारण हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त की विजय तथा साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त जब अपने गुरु के पास अर्थात चाणक्य के पास जाता है तो चाणक्य उसमें एक असीम योद्धा की क्षमता देखता है और उस योद्धा को वह सोचता है कि क्यों ना इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि उस समय के मगध साम्राज्य, क्योंकि मगध साम्राज्य से चाणक्य उस समय जलता था, उसको कुछ इस तरह की परेशानियां हुई थी, तो वह मगध साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का इस्तेमाल करना शुरू किया और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब इन दोनों ने एक छोटी सी सेना बना करके मगध के छोटे छोटे गांवों कुछ गांवों को जीतना प्रारंभ किया, तो गांव वालों ने इनका विरोध किया और फलस्वरूप ये प्रथम बार युद्ध को हार गए। दूसरी बार इन्होंने पुनः मगध के केंद्रीय बिंदु पर अचानक से चढ़ाई कर दी और फिर यह युद्ध को हार गए। फिर इनके समझ में आया और इन्होंने योजनाबद्ध ढंग से धीरे धीरे करके मगध पर आक्रमण करना शुरू किया और मगध पर आक्रमण करते करते अंत में मगध के संपूर्ण साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और उसके अंतिम सम्राट धनानंद को पराजित कर दिया। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य मगध का नरेश बन गया। वह जब मगध का नरेश बना, उसी समय पश्चिमोत्तर भारत को उसने यूनानियों से मुक्त कराने का संकल्प लिया। उस समय जो पश्चिमोत्तर भारत, जिसको आजकल अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ पर यूनानियों का शासन था और उसमें जब यूनानी शासक जो कि भारत आया हुआ था, तो वह यूनानी शासक जब भारत से वापस गया तो उसके जाने के पश्चात ही यहाँ के जो छोटे छोटे शासक थे यूनानियों के, उनमें आपस में मतभेद था और वो सभी लोग स्वयंभू शासक बनना चाहते थे, जिसके कारण से उसने इनकी इन कमियों का फायदा उठाया और संपूर्ण पश्चिमोत्तर प्रांत को यूनानियों के शासन से मुक्त करा लिया। सेल्यूकस का आक्रमण। उसी समय जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत में पश्चिमोत्तर प्रांत पर ध्यान दे रहा था, तो सेल्यूकस नामक एक शासक, सेल्यूकस जो कि यूनानी शासक का सेनापति था, यूनानी शासक जिसको आप लोग जानते हैं कि सिकंदर उसका नाम था, तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, उसने सिकंदर जैसी एक विजय पाने की लालसा रखी और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बाद में उसका समझौता हो गया और फिर आगे चल करके सेल्यूकस के साथ उसके संबंध मधुर ही बने रहे। दक्षिण की विजय। दक्षिण की विजयों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से हमें उल्लिखित नहीं होता है कि उसने कुछ खास दक्षिण की विजय की थी। लेकिन सेल्यूकस के बारे में यह कहा जाता है कि जब वह बहुत दयनीय स्थिति में था तो उसको विंध्याचल के पर्वतों के आसपास, पहाड़ियों के आसपास, जंगलों के आसपास बहुत सारा
गड़ा हुआ धन प्राप्त हो गया था, जिससे उसने बहुत लंबी सेना तैयार कर ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध। आज हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध किस तरह से था। उसके शासन प्रबंध को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक केंद्रीय शासन और दूसरा स्थानीय शासन। केंद्रीय शासन का सम्राट केंद्रीय बिंदु था और उसके साथ मंत्रिपरिषद कार्य करती थी, जिसमें 12 से लेकर के 20 तक सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद तमाम विषयों पर अपने सुझाव देती थी और उन पर मानना सम्राट के लिए बाध्यता नहीं थी। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन था। मंडल, जिला और नगर प्रशासन, जिसमें स्थानीय स्तर पर सबसे छोटी इकाई जो शासन की थी वह थी ग्राम। इस तरह से दो भागों में स्थानीय शासन और प्रांतीय शासन, केंद्रीय शासन के रूप में शासन पद्धति को विभाजित किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम दिन। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों के बारे में कुछ भी खास पता नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि उसने शायद अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और वह राजपाट को त्याग कर जैनावलंबी बन गया था, जैन धर्म का संत बन गया था और उसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व के आसपास बताई जाती है। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व के आसपास होती है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का अंत होता है। उसके बाद एक नई शासन पद्धति बिंदुसार के रूप में शुरू होती है। धन्यवाद। कल हम अगली क्लास में पुनः मिलेंगे।